हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की। ये होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी एक्सेप्शंस क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये प्रिंसिपल्स है क्या? क्या इसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है? तो इसका आंसर है नहीं। These principles are not provided by the constitution, but it is considered as necessary element for justice and it is provided by the judiciary. इसका क्या मतलब है कि इसकी कहीं भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है, पर ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है जस्टिस का, और ये किसके थ्रू प्रोवाइड होता है? जुडिशरी के थ्रू। Why is it needed? जब इसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई है तो इसकी क्या जरूरत थी? Just because कि people should retain their faith in the process of adjudication. There are two principles of natural justice. कौन कौन से हैं वो? Namo judix is causa sua और दूसरा है Audi altrum partem. अब हम इन दोनों प्रिंसिपल्स को सेपरेटली समझते हैं, ये हैं क्या? Namo judix is causa sua. इसका मतलब है no one should be judge in his own case और cause, कुछ भी बोल सकते हैं. But why? Because it prevents a person from taking an objective decision in which he has a direct or an indirect interest. इसका क्या मतलब है कि कोई भी इंसान जिसका खुद का केस हो और उसमें उसका डायरेक्ट या कोई इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो, कोई बेनिफिट हो, उसका वो खुद जजमेंट नहीं दे सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हो सकता है कि अगर उसका खुद का इंटरेस्ट होगा तो वो एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन ना दे पाए और जज की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एक बायस डिसीजन देगा। तो आइए समझते हैं किस किस सिचुएशन में जज एक बायस डिसीजन दे सकता है। इसकी 3 सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहला मॉनेटरी। मॉनेटरी कब होगा? जब जज साहब का खुद का अपना पैसा इन्वॉल्व होगा, तब वो एक बायस डिसीजन दे सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डर के ऊपर कोई केस आया है और उसकी प्रॉपर्टी में जज साहब ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं पे। तो हो सकता है कि जज साहब को फियर हो कि अगर उसके अगेंस्ट में डिसीजन गया तो उनका खुद का पैसा भी डूब जाएगा। तो एक बायसनेस की सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो जाती है। दूसरी सिचुएशन आती है पर्सनल और नोन टू पार्टी। इसका क्या मतलब है कि जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, या तो वो जज के नोन हो या वो उसका खुद का कोई पर्सनल रिलेटिव हो, तब भी एक सिचुएशन ऑफ बायसनेस अराइज होती है। तीसरा आता है जब सब्जेक्ट मैटर में इम्पैक्ट द जज। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भी किसी केस का फैसला आया और वो उसका जो भी रिजल्ट आया वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर जज को इम्पैक्ट करने वाला है तो वो उसमें डिसीजन नहीं देगा। ये बहुत हद तक मॉनिटरी से अगर आप रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल जो है नेचुरल जस्टिस का, वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो दूसरी पार्टी है उसको सुना जाए, एक फेयर हियरिंग का उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। एवरीवन शुड गेट अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक और डिफेंड हिमसेल्फ। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। हर एक को एक फेयर और रीजनेबल चांस मिलना चाहिए अपने पॉइंट को रखने का। अब ये अचीव कैसे होता है? तो हम समझते हैं कि मानिए मैंने किसी पर्सन के अगेंस्ट में केस किया और मैंने केस फाइल किया। अब कोर्ट जो है बिना उस ऑपोजिट पार्टी को बताए मेरे फेवर में या मेरे अगेंस्ट जजमेंट नहीं दे सकती। सबसे पहले कोर्ट को क्या करना होगा? जिसके अगेंस्ट में मैंने केस फाइल किया उसको एक नोटिस भेजेगा। उसके बाद वो इंसान प्रेजेंट होगा केस में, या हो सकता जिस दिन वो प्रेजेंट हो सकता है वो एविडेंसेस के साथ या तैयारी के साथ आए या एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट मांगे। फिर केस और एविडेंसेस दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। मतलब काउंटर एविडेंस प्रूफ, या जो भी हम केसेस में देखते हैं कि मैंने एक एविडेंस रखा, जो ऑपोजिशन है वो उसको काउंटर एविडेंस देगी या उसको मना करेगी। उसके बाद जो एंड का डिसीजन निकल के आता है दैट शुड बी अ रीजन वन। मतलब ये नहीं कि जज के मन में आया और उसने कोई फैसला दे दिया। जज को एक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, एक रीजन के साथ एक रिटन डिसीजन देना होता है। तो ऐसे एक पूरा साइकिल तैयार होता है जिसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसको भी एक फेयर हेयरिंग का चांस मिलता है। तो अब तक हमने समझा कि देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो कौन कौन से होते हैं? नामो जुडिक्स इज कॉसेस हुआ, दूसरा होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब है नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस एंड नो वन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड। पर इन प्रिंसिपल्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस होते हैं जब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता। वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा
प्रिंसिपल वो सिचुएशन होता है जब हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, वो होता है सबसे पहला वाला इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? व्हेन अ लार्ज ग्रुप विद द सेम इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी मूवी के किसी सीन पे कुछ लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस सीन के अगेंस्ट में मान लीजिए 500 या 1000 लोगों ने उस सीन के अगेंस्ट में कोर्ट में उस सीन के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया है। अब सबका सेम इंटरेस्ट है। अब तो जज हर एक का इशू सुनेगा नहीं, जस्ट बिकॉज आपका एक राइट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू कि एवरीवन शुड बी हर्ड। तो हर एक को एक सुनने का एक मौका देना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम फॉलो नहीं करते नेचुरल जस्टिस को। जब एक लार्ज ग्रुप का सेम इंटरेस्ट हो तो जज जो होगा एक कॉमन जजमेंट दे देगा और हर एक को सुनेगा नहीं। मान लीजिए उनके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को सुन लेगा, पर हर एक को सुनना इस केस में पॉसिबल नहीं होता। दूसरी सिचुएशन आती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, when an instant action is required as delay in administrative action may cause public injury। मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें राया तुरंत एक प्रॉम्प्ट एक्शन की जरूरत हो और अगर उस एक्शन को ना लिया जाए तो उस केस में पब्लिक इंजरी होने का कोई चांस है। इसका सबसे पहले हम एक केस से समझते हैं। मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस हुआ था 1978 में। इसमें क्या होता है कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था गवर्नमेंट ने कोर्ट के ऑर्डर्स पे। तो उस वक्त में इस चीज को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वैसे तो उनका वायलेशन हुआ था मेनका गांधी का, मेनका अकॉर्डिंग टू मेनका गांधी कि मैं कोर्ट में मूव करूंगी बिना मेरी केस को सुने कैसे मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। तो वो बात की बात है, पर उस वक्त में जो इंस्टेंट एक्शन की जरूरत थी तो वो लिया गया। एक सेकंड केस से भी हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए लॉकडाउन का ही केस ले लेते हैं। अभी लॉकडाउन लगाया, गवर्नमेंट मोदी जी आते हैं टीवी पे और डायरेक्टली बोल देते हैं कि मित्रों कल से लॉकडाउन है और हमें वो चीज माननी पड़ती है। इसमें मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं कोर्ट मूव करना चाहती हूँ। इसके लिए कोर्ट मुझे सुनेगा नहीं, मैं उस वक्त मूव नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी थी। जस्ट बिकॉज मुझे प्रॉब्लम थी इस सिचुएशन में तो एक्शन नहीं लिया जाए ऐसा नहीं होगा, एक्शन लिया गया। हाँ, बाद में मैं उस केस में मूव कर सकती हूँ कोर्ट में कि मेरे कुछ लॉस हुए हैं इस इमरजेंसी की वजह से, मुझे क्यों नहीं सुना गया, हर एक का फैसला क्यों नहीं लिया गया, तो हर एक का केस क्यों नहीं सुना गया। तो ये चीज आ जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम मेनका गांधी वाला ही केस से मानेंगे। तीसरी एक्सेप्शन आती है स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन में। इस ये होता है व्हेन द लॉ रिक्वायर्स फॉर नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस और टू केटर द लेजिस्लेचर्स विश। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई कानून है, कोई लॉ है जो रिक्वायर करता है कि उस वक्त में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो ना किया जाए तो वो फॉलो नहीं किया जाएगा। ये एक एक्सेप्शन हमारा हो गया। ये अब तक हमने 3 एक्सेप्शन पढ़ लिए हैं। चौथा एक्सेप्शन होता है हमारा एकेडमिक इवैल्यूएशन। When the nature of authority is purely academic, or we can say that competent authority has assessed the work of student and declared it unsatisfactory, then no right of hearing can be claimed। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो जाता है, तो वो स्टूडेंट कोर्ट मूव नहीं कर सकता। कोर्ट इसलिए मूव नहीं करेगा क्योंकि उस सिचुएशन में लॉ रिक्वायर करता है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, यहाँ पे कौन है? यूपीएससी। यूपीएससी का राइट बनता है कि उस बच्चे को उस लायक मानता है या नहीं, कि वो सेटिस्फैक्टरी उसका परफॉर्मेंस था या नहीं। तो ये राइट, ये फैसला लेने का हक, ये डिसीजन लेने का हक सिर्फ यूपीएससी को है। कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। वो जो हमारा लास्ट का आता है वो है इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये वर्ड इंटरिम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, अभी मैं बताती हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस सिचुएशन में फॉलो नहीं होता। When the decision is not final and disciplinary action has been taken against a person like suspension। मान लीजिए कि कोई केस हुआ है, एक इंसान को उस वक्त में उस ड्यूरेशन में उसके ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया। तो जो उस इंटरिम डिसीजन और फाइनल डिसीजन के बीच का टाइम पीरियड था, उस बीच में वो सस्पेंडेड रहा है। तो सस्पेंशन के अगेंस्ट उस इंसान को राइट नहीं बनता कि वो कोर्ट में मूव करे। तो इस वक्त में भी वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से वो 5 केसेस हैं जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते। व्हेन देयर इज अ केस ऑफ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, academic evaluation and interim disciplinary action।
तो ये 5 केसेस होते हैं जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि कौन-कौन से 2 प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, नामो जुडिक्सिस क्वासा सुआ एंड सेकंड वन इज ऑडी आल्ट्रम पार्टम। हमने उन दोनों को अलग-अलग एक्सप्लेन कर दिया है, वो चीज़ होती क्या है, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जब नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होता। अब हमारा आखिरी केस आता है जब कोई नेचुरल जस्टिस हमारा फॉलो ना किया गया हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। मान लीजिए हमेशा कोर्ट, कभी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसका कोई जो नेचुरल जस्टिस का हक था वो उससे छीन लिया गया है, तो उसको हक बनता है कि वो कोर्ट में मूव करे। अभी हमने बात की थी पिछली स्लाइड में मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, जो कि 1978 का था। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त में उनसे उसका पासपोर्ट छीन लिया और पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया, और उस वक्त में मेनका गांधी को लगता है कि उनका वायलेशन हुआ है, नेचुरल जस्टिस का जो लॉ है, उसका प्रिंसिपल है, उसका वायलेशन हुआ है। तो कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट मेनका गांधी कोर्ट में जा सकती हैं, लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील कर सकती हैं। समझते हैं ये खाली एक ऑर्डर के अगेंस्ट ही जाता है। ओके, तो अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस केस में दो ही चीजें कोर्ट उस केस में करता है। या तो उस ऑर्डर को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर दे, यानी कि ऑर्डर वाज वैलिड इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि वो शुरू से ही इनवैलिड था। या तो कोर्ट बोले कि वो ऑर्डर वॉइडेबल है, यानी कि वो तब तक वैलिड है जब तक कोर्ट खुद उस ऑर्डर को क्वैश न कर दे। तो आप मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि 2 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, जुडिशरी देती है। और ये क्यों देती है? जस्ट टू रिटेन द पीपल्स फेथ इन द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन। 2 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उनकी क्या एक्सेप्शंस हैं, और अगर किसी केस में फेलियर होता है नेचुरल जस्टिस का, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी एक्सेप्शंस क्या है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।